नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आप लोगों को। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे बुद्धि में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बुद्धि का अर्थ, यानी बुद्धि का अर्थ क्या होता है। फिर पढ़े बुद्धि की परिभाषा, किस मनोवैज्ञानिक की कौन सी परिभाषा है। फिर हम पढ़े बुद्धि के कितने प्रकार। तो आपने देखा कि हम लोगों ने जो पढ़ा कि बुद्धि के कितने प्रकार, तो दो मनोवैज्ञानिक थे, एक थांडाइक और एक गैरेट। इन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो हम लोग बुद्धि के प्रकार पढ़े। फिर हम लोग बुद्धि की विशेषताएं पढ़े। इसी के क्रम में अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन जो है सीटेट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक कारक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? तो है एक कारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत, इसी को कहते हैं एक खंड का सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत, इसी को कहते हैं एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को कहते हैं निरंकुशवादी का सिद्धांत। यानी देखिए, जो पहला जो है सिद्धांत है वो है एक कारक का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, और इसी को कहते हैं निरंकुशवादी का सिद्धांत। इतने नामों से ये सिद्धांत जाना जाता है। सॉरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने हैं। कौन है? अल्फ्रेड बिने। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न यह है कि इस सिद्धांत जो अल्फ्रेड बिने ने बनाया, इनके सहयोगी कौन थे? तो एक कारक एक खंड सिद्धांत जो बना, अल्फ्रेड बिने ने इसको बनाया, और इनके जो सहयोगी थे वो साइमन थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो है आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे तो लिखा होता है कि जो है एक कारक एक तत्व एक खंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अल्फ्रेड बिने ने प्रतिपादित किया। यानी यदि ऑप्शन अल्फ्रेड बिने आए तब भी सही है, और यदि अल्फ्रेड आए तब भी सही है। लेकिन ये सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? तो इस सिद्धांत को जो आगे बढ़ाने का कार्य किया, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? तो इस सिद्धांत को जो आगे बढ़ाने का कार्य किया वो कार्य किया स्टर्न व टर्मन ने। स्टर्न व टर्मन।
टर्मन, या कहीं कहीं टर्मन ऐसे भी लिखा होता है, दोनों सही हैं। यानी ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया अल्फ्रेड बिने ने, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वो स्टर्नबर्ग व टर्मन ने किया। अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि जो है, अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि जो है, अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि जो है एक कारक के रूप में है, एक खंड के रूप में है, एक तत्व के रूप में है। ये किसने बताया? अल्फ्रेड बिने ने बताया। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है एक कारक, एक तत्व, एक खंड के रूप में। किसने बताया? तो अल्फ्रेड बिने ने बताया। अल्फ्रेड बिने ने बताया कि हमारे शरीर में एक कारक, एक पिंड जैसा है, वो बुद्धि है। लेकिन ये सिद्धांत सबसे पहले जो है प्रतिपादित किया गया, तो इसीलिए इस सिद्धांत को बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत। बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत को कहा जाता है। अब देखते हैं, यानी अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि एक कारक के रूप में है, एक तत्व के रूप में है। लेकिन अल्फ्रेड बिने ने यह भी बताया कि बुद्धि जो है क्या है? अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि अविभाज्य इकाई है। अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि एक पिंड जैसी है, उसके खंड नहीं किए जा सकते, वो एकदम अविभाज्य इकाई है, उसका विभाजन संभव नहीं है। ऐसा किसने कहा? तो अल्फ्रेड बिने ने कहा। अल्फ्रेड बिने के सहयोगी साइमन। लेकिन कुछ दिनों के बाद मनोवैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत की आलोचना की। इनके सिद्धांत की मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की। आलोचना इसलिए की कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जब सभी प्रकार के व्यक्तियों में बुद्धि एक समान है, यानी अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत की जो आलोचक थे, दूसरे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जब सभी प्रकार के व्यक्तियों में बुद्धि एक प्रकार की है, तो प्रत्येक बुद्धि के कार्य करने की क्षमता एक प्रकार क्यों नहीं है? वो तो सबकी अलग अलग है। इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना हुई, और जब इनके सिद्धांत की आलोचना हुई तो इसीलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी का सिद्धांत कहा जाता है। यानी निरंकुश का मतलब सीमित कर दिया गया, अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत को सीमित कर दिया गया। ये तो जो है हम लोग इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। आप नोट करके लिखिए कि मानसिक आयु शब्द का प्रथम वैज्ञानिक प्रयोग किसने किया? मानसिक आयु शब्द का प्रथम वैज्ञानिक प्रयोग किसने किया? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयोग जो किया वो किसने किया? वो बिने ने किया। बिने या अल्फ्रेड बिने। सर्वप्रथम प्रयोग जो है अल्फ्रेड बिने ने किया। और कब किया प्रश्न बनता है? तो ये जो है प्रयोग उन्होंने जो है 1905 में किया। कब किया? 1905 में किया।
1905 में इन्होंने प्रयोग किया, वैज्ञानिक प्रयोग किया, लेकिन 1905 के बाद में इस सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने 2 बार संशोधन किया। इस सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने 2 बार संशोधन किया। तो जो पहला संशोधन किया वो संशोधन किया 1908 में, और जो दूसरा संशोधन किया वो संशोधन किया 1911 में। इस प्रकार ने जो अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत था उसमें 2 बार परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन 1908 में और दूसरा परिवर्तन 1911 में किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ, तो 1905 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत में या एक कारक एक खंड के सिद्धांत में कितनी बार परिवर्तन हुआ, तो 2 बार परिवर्तन हुआ। कब कब हुआ, तो पहला परिवर्तन 1908 में और दूसरा परिवर्तन 1911 में हुआ। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अगला पॉइंट हम बता रहे हैं, यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग या बुद्धि लब्धि का भिन्नात्मक सूत्र किसने दिया, तो हम आपको बता रहे हैं मानसिक आयु की जगह, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपने देखा कि अल्फ्रेड बिने ने किया। लेकिन मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि क्या है, मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का सूत्र या इसी को भिन्नात्मक सूत्र कहते हैं। सूत्र किसने प्रतिपादित किया, किसने प्रयोग किया, तो एक मनोवैज्ञानिक आपके हैं स्टर्नबर्ग। कौन से हैं, स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि लब्धि की जगह पे यानी मानसिक आयु की जगह पे किसका प्रयोग किया, तो बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया। और किसने किया, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, स्टर्नबर्ग ने किया। लेकिन कब किया, इनका जो सूत्र है वो हम आपको लिख करके बताते हैं। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। वास्तविक आयु तो ये किसने प्रयोग किया, तो आपने देखा कि ये स्टर्नबर्ग ने प्रयोग किया। कब किया, तो इसका जो है प्रयोग उन्होंने 1916 ईस्वी में किया। यानी 1916 में स्टर्नबर्ग ने मानसिक आयु की जगह पर बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, यदि आज के समय में पूछा जाए कि आधुनिक बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, यानी आधुनिक बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो क्या सूत्र है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र जो है आधुनिक बुद्धि लब्धि में प्रयोग किया जाता है
और ये सूत्र किसने दिया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यानी इस सूत्र के जो जन्मदाता हैं वो टर्मन हैं। इस सूत्र का जो प्रयोग किया वो किसने किया, टर्मन किया। ये आपका जो है एक कारक, एक खंड, एक तत्व या निरंकुशवादी सिद्धांत में जो मुख्य मुख्य बातें थी जहाँ से प्रश्न बन सकते थे, उसका आई होप मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब अगला सिद्धांत हम लोग देखते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत या इसी को द्विखंड का सिद्धांत कहते हैं। द्विखंड का सिद्धांत या इसी को द्वितत्व का सिद्धांत कहते हैं। द्वितत्व का सिद्धांत कहते हैं। अब ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्रश्न ये बनता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किया स्पीयरमैन ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्पीयरमैन ने कहा। स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे, तो स्पीयरमैन जो है ये इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड के निवासी थे। अब स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत में क्या बताया, स्पीयरमैन ने बताया कि सभी बालकों में जो अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं जिससे वह सीखता है, यानी सभी बालकों में अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं जिससे वो सीखता है। सभी बालकों में अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं जिससे वो सीखता है। जिससे वह सीखता है और उसे हम सामान्य क्षमता कहते हैं या जन्मजात क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य क्षमता या जन्मजात क्षमता। सामान्य क्षमता या जन्मजात क्षमता कहते हैं। और इसको जो है स्पीयरमैन ने जो है जी से परिभाषित किया। किससे परिभाषित किया, तो जी से परिभाषित किया है। दूसरा इन्होंने बताया, यानी अगला पॉइंट इसमें इन्होंने बताया कि अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यक्ति नई नई क्षमताएं विकसित करता है उसे विशिष्ट क्षमता कहा है। अधिगम माने सीखना, यानी अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा जिससे व्यक्ति सीखता है उसे इन्होंने क्या कहा, तो उसे इन्होंने विशिष्ट क्षमता कहा है। विशिष्ट क्षमता
और विशिष्ट क्षमता को इन्होंने किससे परिभाषित किया, तो एस से परिभाषित किया। यानी सामान्य क्षमता या जन्मजात क्षमता उसे जी से परिभाषित किया, और जो विशिष्ट क्षमता है यह उसे एस से स्पीयरमैन ने परिभाषित किया। अब हम जो है आपको बता रहे हैं एस और जी क्या होता है। स्पीयरमैन ने बताया कि जो जन्मजात क्षमता होती है वो जी फैक्टर है। वो क्या है? जी फैक्टर है। लेकिन अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा कोई बालक क्या करता है? कोई बालक कलाकार बन जाता है, कोई लेखक बन जाता है, कोई संगीतकार बन जाता है, कोई धावक बन जाता है, कोई कारीगर बन जाता है। तो ये किससे होता? अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा। उसे एस क्षमता हम कहते हैं। यानी जी क्षमता जन्मजात और अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा कोई बालक कलाकार बन सकता है, कलाकार सीख सकता है, संगीत सीख सकता है, धावक हो सकता है, धावक हो सकता है, कारीगर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। यह कैसे हुआ? अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा नई नई क्षमताएं अर्जित कर ले। वो क्या है? वो विशिष्ट क्षमता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो जी है ये क्या है? ये जी जो है, जी फैक्टर क्या है? तो ये जी फैक्टर जन्मजात या सामान्य क्षमता है। जन्मजात या सामान्य क्षमता है। और ये जो अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यक्ति अर्जित करता है वो क्या है? तो वो विशिष्ट क्षमता है। वो विशिष्ट क्षमता है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से जो है हमें कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन स्पीयरमैन ने बताया कि कोई बालक कितना बुद्धिमान है ये उसके जी पर निर्भर करेगा। यानी स्पीयरमैन ने बताया कि कोई बालक कितना बुद्धिमान है, यह उसके जी पर निर्भर करता है। और स्पीयरमैन ने बताया कि जी को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। यानी जी को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन जब जी को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है तो स्पीयरमैन ने बताया कि जो विशिष्ट क्षमता है यानी एस फैक्टर जो है उसको जो है घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई कलाकार जो है सीख लिया तो किससे सीखा? अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा। कोई संगीत सीख लिया तो उसमें संगीतिक बुद्धि हो गई। कोई धावक बन गया, तेज दौड़ने लगा तो वो अधिगम प्रशिक्षण के द्वारा किया। कोई तो एक एक सीखा, यानी कोई कलाकार है, कोई संगीत है, कोई धावक है, कोई कारीगर है, कोई इंजीनियर है। लेकिन कोई ऐसा भी मिलेगा उसमें ये दो चीज़ें सीख लिया। तो अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति क्या सीख ले ये उसके एस फैक्टर पर निर्भर करता है। लेकिन जी फैक्टर जो होता है यानी जन्मजात जो क्षमता होती है उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसा किसने बताया? तो ऐसा जो है स्पीयरमैन ने बताया।
एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप यही नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने जो सिद्धांत पढ़ा, एक कारक एक तत्व एक खंड का सिद्धांत, उन्होंने बताया था, यानी जो अल्फ्रेड बिने ने बताया कि उन्होंने बताया कि बुद्धि एक तत्व एक कारक एक खंड एक गोला के समान है। लेकिन स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि एक कारक नहीं बल्कि दो कारक है, एक जन्मजात और एक अर्जित। यानी जन्मजात जी फैक्टर और अर्जित क्या है, विशिष्ट फैक्टर। इसीलिए इस सिद्धांत को, यानी स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत, अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत को माना जाता है। यानी अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत को माना जाता है। की नींव इसी को माना जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग जो है बता सकते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम लोग जो है एक कारक सिद्धांत पढ़े, उसके बाद में द्विकारक सिद्धांत पढ़े। अब हम लोग जो अगला सिद्धांत पढ़ेंगे वो सिद्धांत है त्रिकारक त्रिखंड या त्रितत्व का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है त्रिकारक त्रितत्व या त्रिखंड का सिद्धांत। त्रिकारक त्रितत्व त्रितत्व त्रिकारक त्रितत्व और त्रिखंड का सिद्धांत है। का सिद्धांत, प्रश्न यह बनता है कि इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इस सिद्धांत को भी जो है प्रतिपादित किसने किया? तो इस सिद्धांत को का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया और स्पीयरमैन ने बताया, यानी अपने जो पहले सिद्धांत दिया था द्वितत्व द्विकारक द्विखंड के सिद्धांत को, स्पीयरमैन ने बताया कि कोई बालक, जैसे मानते हैं कोई बालक की जो है ये एस क्षमता है या जी फैक्टर है, यानी हम इसको जन्मजात भी कह सकते हैं। अगला है कोई बालक विशिष्ट है, यानी स्पेशल फैक्टर, ये हो गया। लेकिन जो ये वाला भाग बचा दोनों का मिक्स है, यानी ये वाला भाग, ये वाला जो भाग बचा, इसी को स्पीयरमैन ने क्या बताया? इसी को स्पीयरमैन ने सामूहिक कारक का सिद्धांत बनाया। सामूहिक कारक का सिद्धांत बताया, यानी जो कुछ भाग जो है जनरल फैक्टर का हो और कुछ भाग स्पेशल फैक्टर का हो, जो दोनों का मिक्स हो, उसी को स्पीयरमैन ने सामूहिकता का कारक बताया है या सामूहिक कारक बताया है। आई होप ये तीसरा कारक भी आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है इसी का अन्य सिद्धांत पढ़ेंगे।
इसी का अन्य सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बुद्धि के अन्य सिद्धांत में अगला जो सिद्धांत है वो है बहुकारकी का सिद्धांत। बहुकारकी बहुकारकी का सिद्धांत, इसी को अणु का सिद्धांत कहते हैं, या अणु का सिद्धांत, इसी को परमाणुवादी का सिद्धांत कहते हैं। ये सब नाम जो हम बता रहे हैं, एक एक सिद्धांत के कई कई नाम बता रहे हैं, ये आपको थोड़ा विशेष तौर से जो है पढ़ना है, क्योंकि मालूम हुआ कि हमने बता दिया बहुकारकी का सिद्धांत, तो ये जो है आपने नहीं समझा, तो आपने कहा कि ये तो गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं। इसलिए ये तीनों जो है, चारों जो जितने हम उपनाम बता रहे हैं, ये सब आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसी सिद्धांत को उभयनिष्ठ का भी सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। उभय निष्ठ का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, यानी एक एक सिद्धांत के 5-5 उपनाम हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि जो है ना तो सामान्य कारक है और ना ही विशिष्ट कारक है, बल्कि बुद्धि अनेक कारकों से मिलकर के बनी है। क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा कि जो है अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि एक कारक है, फिर स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि द्विकारक है, फिर स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि 3 कारक है, लेकिन थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि न एक कारक है न 2 कारक है, बल्कि बुद्धि क्या है, एक विशिष्ट कारकों से मिलकर के बनी है, अनेक कारक हैं। अब कैसे, इसको हम आप लोगों को बताते हैं। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि जो है बहुत से कारकों से मिलकर के बनी है। बुद्धि जो है बहुत से कारकों से मिलकर के बनी है, असंख्य कारक से मिलकर के बनी है। अभी आपको समझाते हैं। बुद्धि जो है असंख्य कारकों से मिलकर के बनी है, इस प्रकार जो है बुद्धि है। लेकिन असंख्य कारक हैं, बहुत कारक आप देख रहे हैं, तो इसलिए इस सिद्धांत को बहुकारक का सिद्धांत कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग जो है हाथ में बालू उठाते हैं, तो बालू हमारे हाथ में क्या है? बालू है। बालू का निर्माण किससे हुआ? छोटे छोटे कणों से हुआ, अणु से हुआ। तो इसीलिए इस सिद्धांत को अणु का सिद्धांत कहते हैं। अनेक अणु मिलकर के एक परमाणु का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने बताया कि कोई ये बुद्धि और ये बुद्धि, ये जैसे मान लेते हैं हम क्रिकेट की हो गई, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलने में जो है माहिर है, कोई व्यक्ति दौड़ने में तेज है, यानी धावक है। आगे हम देखते हैं, जैसे ये है और ये है। ये बुद्धि जैसे
शाब्दिक कारक हो गई, शाब्दिक कारक, और ये वाली क्या हो गई, आंकिक कारक, आंकिक कारक, आंकिक कारक हो गई। आगे हम देखते हैं, जैसे ये बुद्धि है और एक ये बुद्धि है। ये जैसे कवि हो गया, ये साहित्यकार हो गया, साहित्यकार हो गया। अब थांडाइक ने बताया कि जो है बुद्धि क्या है, असंख्य कारकों से मिलकर के बनी है, असंख्य कारकों से मिलकर के बनी है। लेकिन जैसे आप देखें कि जो है क्रिकेट और ये दौड़ने यानी धावक की, इनका एक संबंध बनता है, इनका एक संबंध बनता है, इनका एक संबंध बनता है, इसलिए इसे जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। यह जैसे कवि है और साहित्य है, इसका एक संबंध बनता है, तो इसलिए देखा क्या, संबंध बन रहा है, इसलिए संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन ये आंकिक कारण यानी अंकों की क्षमता और एक ये शाब्दिक कारण यानी शब्दों की क्षमता, इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए इसे उभयनिष्ठ का सिद्धांत भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक अगला उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार एक दीवार विभिन्न ईंटों से मिलकर के बनी होती है, लेकिन प्रत्येक ईंट का अपना एक स्वतंत्र वजूद होता है, अस्तित्व होता है, उसी प्रकार बुद्धि भी विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनी है तथा प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा है, अस्तित्व है, प्रत्येक तत्व का अपना एक महत्व है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुकारक अणु का सिद्धांत, असंख्य कारकों का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने बुद्धि के 4 सिद्धांत पढ़ लिए। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि का समूह कार्य सिद्धांत, और ये किस मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया, इस पे जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग भी जो है 2 वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि बुद्धि आपका जो है सिलेबस का बड़ा पार्ट है। यहाँ से सीटेट में 3 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। आई होप मेरा पढ़ाया आप लोगों के समझ में आया होगा। उसके बाद जो है बुद्धि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, प्रश्न यहाँ से जो बन सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। यह प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।